Okay. I see that what the question is saying. The question is saying that there is a substance compound W which has a molecular formula C4H10O. It contains one functional group. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है that it has only one functional group. Okay. अच्छा, सबसे पहले इसका MR कैलकुलेट कर लेते हैं. Can you tell me the MR of this C4H10 and O? 74. O will be the 16, it's 10, and it will be the 48. Okay. It will become 74. 7. Means the 74 is the maximum peak for us. सही है. 74 is basically the Okay. maximum peak for us. Okay, in the M upon V values में जो हमारी maximum peak आएगी that will be the 74. सही है. अच्छा, अब देखो यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट में हमने कल इसको एक रफली आइडिया से बिना कैलकुलेशन सॉल्व किया, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें. The point is that the M upon E value is basically the 74 here and 75. The relative abundances value is the 50 and X. अब इस पॉइंट पे वी विल बी यूजिंग अ फॉर्मूला. अगर कभी भी सवाल ऐसा आ जाए दैट द रिलेटिव अबंडेंसेस वर गिवन देयर और दे विल बी आस्किंग यू दैट टू कैलकुलेट अ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर पीक और एनी पर्टिकुलर वैल्यू है फ्रेगमेंट्स के बारे में, सो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. सबसे पहले इसको हम कंसिडर करेंगे एज एम पॉजिटिव. ओके. और इसको कंसिडर करेंगे एम प्लस वन पॉजिटिव. यू गॉट इट. एम पॉजिटिव एंड एम प्लस वन पॉजिटिव Yes. हियर. यहां तक बात समझ में आ गई. जब भी दो फ्रेगमेंट्स के ऊपर बात की जाएगी, Yes. एम positive and m plus 1 positive. Now we will be using a formula. They are saying that to calculate the abundance x at the peak 75. Obviously बात है भाई, 74 mr है सब्सटेंस का, तो 74 से ऊपर पीक नहीं जाएगी. समझ गए. 74 से ऊपर पीक नहीं जाएगी. Okay. तो अब हमारे पास बेसिकली क्या होगा भाई, हमारे पास हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. द फॉर्मूला इज n is equals to 100 divided by 1.1 multiplied by relative abundance m plus 1 positive divided by relative abundance m positive. Now what is the n? N is basically the carbon number. N is basically what? The carbon number here for us. N is basically what? The carbon number here for us. Is it clear? हमारे पास कितने कार्बन्स हैं Yes. क्वेश्चन में? The formula what? 4. Exactly. That's we will be putting the value 4 here. It's 100. It's 1.1. And the relative abundance for m plus 1 is basically the x. Relative abundance of m positive is basically the 50. it's basically the 50. Exactly. That's good. अब कैलकुलेट करके आंसर निकालो एंड डू टेल मी. Is it 50? Sorry, 2.2. 2.2. एग्जैक्टली दैट्स 2.2. सही है. समझ गए. फॉर्मूले से वैल्यू लगाती है हमें, बस वो तुक्के वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना है. वी हैव टू गो फॉर द फॉर्मूला. वी हैव टू सी द फॉर्मूला एंड रिमेंबर दिस But फॉर्मूला. so shouldn't X like be 50 because it should be equal to 100, no? नहीं 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 नहीं, द थिंग इज दैट कि देखो ये फ्रेगमेंट्स है, वो रिलेटिव अबंडेंसेस आइसोटोप्स की होती हैं. वो जो मिला के हम टोटल Okay. 100 करते हैं ना, दैट्स रिलेटिव द रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स. दीज आर द रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ द फ्रेगमेंट्स. सही है. ये आईआर वैल्यूज है. गॉट इट. Yes. अब वो हमसे कहते हैं कि भाई तो मास स्पेक्ट्रम ऑफ डब्ल्यू है, वी हैव टू गो फॉर इट एंड गो फॉर दीज टू वैल्यूज. अभी 29 के और 59 के हैं. देखो 29 इज वेरी मच क्लियर फॉर अस के 29 याद रख लेना.
C2H5 पॉजिटिव होता है 29। गॉट इट? C2H5 पॉजिटिव इज बेसिकली Yes. बेसिकली द 29। हम इन दीज फ्रेगमेंट जो M/E29 पे बनेगी, M/E59 पे बनेगी, उसका मालूम करना है। अब 59 मालूम करने के लिए लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला। मेरे पास चार कार्बन हैं। इट विल बी लाइक द C4H10। इफ आई गो फॉर द C4H10, इसका MR क्या बनता है? 58. 59 से तो नीचे है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। अब अगर इफ यू सी द फॉर्मूला, सो यू मस्ट बी इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन देयर। ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है उसमें। अगर मिसाल Don't के you तौर think पे, it's easier to draw the formula out, the displayed formula, and then calculate? नहीं नहीं कर सकते, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो द थिंग You? इज कि अगर तुम C2H5 को एक जगह रखोगे, तो इफ यू जस्ट माइनस द C2H5, C4H10O बचता है। अगर तुम माइनस करके निकालोगे तो C2H5O बचेगा। C2H5O 59 नहीं होता, होता है क्या? No. देखो, इफ यू वांट गो फॉर द फॉर्मूला ना, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से सिंपली जो एक फ्रेगमेंट निकला उसको माइनस करके निकाल ले, तो ऐसा नहीं होता। ये जो एक्स आया ना, But then ये एक्स I've में क्या है? always used that that thing, like that नहीं method. नहीं नहीं, देखो अगर तुम डायरेक्टली ऐसा कर रहे हो कि C2H, मैंने यही कहा ना भाई आपसे कि भाई हमने C4H10 वाज द एक्चुअल फॉर्मूला, इसमें मैंने C2H5 निकाल लिया एक, तो पीछे क्या बचा मेरे पास? C2H5O बचा। C2H5O तो बनेगा ही नहीं ना, 59 बनता है क्या? 12 टू द 24 प्लस No, 5 प्लस 16, इज इट 59? it's 45. तो ये आंसर करेक्ट नहीं हुआ ना बेटा। फिर हमें चेक Mm-hmm. करना पड़ता है, इसके लिए हमें काम करना पड़ता है। लेट्स से C4H10 मैंने देखा है उसके अंदर ऑक्सीजन भी था, तो देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप एज वेल देयर। सो आई नीड टू इन्वॉल्व द ऑक्सीजन। जैसे ही मैं ऑक्सीजन इन्वॉल्व कराऊंगा, मॉलिक्यूल में से कार्बन कम हो जाएंगे। इट्स लाइक C3H10O पॉजिटिव। अगर इस फ्रेगमेंट का MR निकालते हैं तो क्या बनता है? 62. अब देखो ये बहुत नियर आ गया। वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द 59 ना, ये बहुत नियर आ गया। 59 और 62 में डिफरेंस है 3 का। इट मींस -3 So करूंगा। remove three hydrogens. एग्जैक्टली दैट्स गुड। इट विल बी लाइक व्हाट, C3H7O पॉजिटिव। यू गॉट माय पॉइंट? सर वो लेकिन C4H10O भी तो, C4H10 का तो 58 आया था, उसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर देते भाईजान, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ही 10 हाइड्रोजन है। आप 11 कैसे लाएंगे? Okay. गॉट इट? Yes. यहां तक बात समझ में आती है? G. नाउ लेट्स मूव। अब देखो भाई, मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि यार कौन कौन से फ्रेगमेंट्स मौजूद है मेरे पास ना। द फर्स्ट फ्रेगमेंट व्हिच इज बेसिकली अ वे बिग कर्व हियर, ये तकरीबन मेरे पास आएगा 3300 3200 के पास। मैं लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ कि यार ये 3300 है। लेट्स से एक कंसिडर करते हैं वैल्यू, बात समझ में आती है? तो डब्ल्यू में वैल्यू को कंसिडर करते हैं। अब ये वैल्यू आपने यहां से देखी तो यू विल गेट द आइडिया कि भाई 3200 से 3650 में कौन है? हाइड्रोक्सी, मींस द OH। अगर 2500 से 3000 के बीच में आएगा तो कार्बोक्सिल यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH होना चाहिए। यू गॉट इट? Yes. हम्म। अब ये मुझे फाइंड आउट हो रहा है इसमें क्या है भाईजान? अल्कोहल है, एंड दैट इज बेसिकली द, ये मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया अपनी ईज के लिए, मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया। सही है? क्लियर होती है G. बात यहां तक? ये W था। अब X की फ्रेगमेंट्स देखते हैं। देखो X में कोई फ्रेगमेंट यहाँ नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ यहाँ नजर आ रही है, बहुत क्लोज। 15 और 2000 के दरमियान में समाव 16 1700 पे होगी। अगर मैं 16 1700 पे ढूंढता हूँ, तो ये क्या मिलेगा मेरे पास?
C double bond O. सी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा, लेकिन किसका? एमाइड का, कार्बोनाइल कार्बोक्सिल का, या ईस्टर का? Carboxyl. कार्बोनाइल का मिलेगा। कार्बोक्सिल का होता तो OH भी मिलता। यहाँ दिख रहा है कुछ नहीं है ना? यहाँ पे तो कोई क्लोज हमारे पास स्पेक्ट्रम नहीं डेवलप हुआ ना। अगर क्लो कार्बोक्सिल का होता तो यहाँ पर भी मिलता, OH मिलता, और फिर यहाँ मिलता, तो हम कह देते कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन यहाँ पर Okay. एक ही फ्रेगमेंट बहुत क्लोज मिला, और क्लोज होने के साथ साथ ये हमें 1600 और 1700 के बीच में कहीं मिला। तो दैट मस्ट बी द कार्बोनाइल। कार्बोनाइल से मुराद बेसिकली क्या हो गया मेरे पास? कार्बोनाइल से मुराद मेरे पास बेसिकली क्या है? कार्बोनाइल कह लो, कार्बोक्सिल कह लो, ये है। अगर ये मेरे पास OH के लिए यहाँ पे भी मिलता ना, तो मैं कहता कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन मेरे पास कार्बोनाइल पे ही मिला सर। सही है। Okay. उन्होंने ये टेबल दिया, So हमने for टेबल से। carboxylic, you need to have a C double bond O and OH group. Exactly, both of the things there, both, because it's a Okay. combined functional group ना। Carboxylic acid has the two Yes. simple functional group present in it, so एक dry functional group कहलाएगा usually। The reason is कि इसके अंदर C double bond O means the carbonyl और carboxyl as well the OH। तो दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, that's what। अब उन्होंने हमसे पूछा कि बाय द एब्जॉर्प्शन A एब्जॉर्प्शन B, दो फिगर्स पढ़ी, उसके हिसाब से क्या क्या मिला। सबसे पहले मुझे मिला OH, उसके बाद मुझे मिला C डबल बॉन्ड O। OH का मतलब क्या मिला मुझे? Alcohol. हाइड्रोक्सिल। और C डबल बॉन्ड It's O the मिला same तो क्या as मिला? alcohol, right? Yes, exactly. But alcohol is the name of a functional group. Actually, the name of a family. It's Hydroxyl is asking for the functional group. hydroxyl is used for the functional group actually. Okay. अब देखो कार्बोनाइल का मतलब क्या हो सकता है? कीटोन। एम राइट? कीटोन हो सकता है हमारे पास यहाँ पे। G or aldehyde. Yes, ketone. यहाँ तक बात क्लियर है? G. कार्बोनाइल आ गया। यहाँ एक मार्क मिल जाएगा मुझे। यहाँ तक बात क्लियर होती है? Yes, sir. Hmm. Now let's see what they are saying. You said they are saying that use the information in A and part B1, draw the structure of X in the box। भाई वो कह रहे हैं A, यहाँ से पता चला तो ये तो C13 है, इसका MR74 है। सही है। और ये हमें बताया गया है कि भाई ये C4H10O है, जो कंपाउंड W था। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने ये दो डायग्राम्स निकाली, ये था एक्स, एक्स के अंदर क्या है? एक्स में हमारे पास कार्बोनाइल आना चाहिए। एक्स में क्या आना चाहिए? कार्बोनाइल आना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. यानी कि W जो है, W तो मेरे पास अल्कोहल है। W तो मेरे पास क्या है मेरे बेटे? अल्कोहल है। और जब उसको हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 से रिएक्ट करा रहे हैं, तो मेरे पास बन रहा है एक्स। एक्स क्या हो सकता है? क्या एक्स एल्डिहाइड हो सकता Carboxylic है, acid या कीटोन हो or सकता है? ketone. कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। देखो, Aldehyde. प्राइमरी अल्कोहल्स को जैसे ही हम ऑक्सीडेशन में डालते हैं ना, क्योंकि वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे यूजुअली गो डायरेक्टली टू व्हाट? Aldehyde. एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है? Ketones. ये एल्डिहाइड नहीं होगा। दिस मस्ट बी द कीटोन। व्हाई? द पॉइंट इज दैट, देखो, हमारे पास अगर ये एल्डिहाइड होगा तो अल्कोहल कहाँ लगा होगा? लास्ट कार्बन पे। लास्ट G. कार्बन पे लगा होगा अगर प्राइमरी है तो। सेकेंडरी होगा तो सेकेंड कार्बन पे लगा होगा। अब इस कंसेप्ट के अंदर ये मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग द कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप मेरे पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हो सकता है, लेकिन ये कीटोन में ही है। वजह क्या है? क्योंकि भाईजान इसमें एल्डिहाइड जो है वो मेरे पास डिटेक्ट नहीं हुआ।
एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट नहीं हुआ, एल्डिहाइड पूरा फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होता है, तो हमें कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे एल्डिहाइड डिटेक्ट नहीं हुआ, यहाँ डिटेक्ट हुआ सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन में होता है, तो ये क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। इफ आई जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर हियर, तो इट्स लाइक CH3, CH2, CHOH, CH3। जब भी हम ऑक्सीडेशन में जाते हैं, यू नो दैट कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इवेंचुअली इट विल बी क्रिएटिंग व्हाट, इट विल बी जस्ट रिलीजिंग दिस हाइड्रोजन एंड एज वेल दिस हाइड्रोजन, making the double bond, making the double bond between the carbon and oxygen here. So eventually मेरे पास अब जो Okay. structure बनेगा, what it will become, it will be like CH3, CH2, C double bond O, then CH3। Got it? या इसको आप कैसे बना सकते हैं, Yes. एक, दो, तीन, by both of ways you can draw it। okay, Okay. तो मुझे कंफर्म हो गया दैट मस्ट बी द सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, उसी से बनता है मेरे पास कीटोन। समझ रहे हैं? उसी से मेरे पास क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बन के तैयार होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? Okay. Yes. ये अपने पास कॉपी किया आपने? Yes. ओके, नाउ सी दैट वाई इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ डब्ल्यू। ओके, कहने भाई वाई और डब्ल्यू दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। ये तो एक्स था ना मटेरियल जो बन के तैयार हुआ है, डब्ल्यू ये था। अब डब्ल्यू का स्ट्रक्चरल आइसोमर है वाई। ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल का अल्कोहल ही हो सकता है ना, OH की पोजीशन बदल सकती है, चेन आइसोमेरिज्म आ सकते हैं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट, चेन में वेरिएशन आ सकता है आपके पास। तो अगर W और Y दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इट मींस दैट दे बोथ आर अल्कोहल। अच्छा, ये बात कंफर्म कैसे हुई? क्योंकि दे बोथ प्रोड्यूस कलरलेस बबल्स व्हेन सोडियम इज एडेड। जब भी अल्कोहल का सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, तो कलरलेस बबल्स प्रोड्यूस होते हैं ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब भी हम अल्कोहल का Okay. रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल से, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब W तो Yes. अल्कोहल है, ये तो हमें पता था। Y भी अल्कोहल है क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा दिया, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं कहा ना। स्ट्रक्चरल का मतलब अपनी जो है वो चेन बदल सकती है, कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट बदल सकती है, OH की लोकेशन बदल सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बात क्लियर होती है? इट्स सेइंग दैट Y डज नॉट रिएक्ट विद द हीटेड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओहो, ये तो मसला हो गया भाई, अल्कोहल तो है, अल्कोहल तो ये है, लेकिन That means अल्कोहल, it's tertiary. एग्जैक्टली दैट्स राइट मैन, दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द टर्शियरी अल्कोहल हियर। ओके, and why does not react with a warmed alkaline iodine? इसका मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो इट लुक्स लाइक दिस वे। Why doesn't it react with alkaline iodine? क्या कह रहे हैं? Because it has a C. Why does it not react with alkaline iodine since, but it has a functional group ओके, next to a methyl फॉर group? फॉर दिस थिंग जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। आई गेस हमने लिखी थी बट वी आर नॉट रिमेम्बरिंग दैट। एक मिनट। अच्छा, what is the condition here? Ethanol gives the iodoform with the iodine. Why? Because it has basically the alpha methyl group attached, अल्फा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हियर। सही है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर ये अल्फा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है,
तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस नहीं करेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? ये एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस नहीं Okay. करेगा ना, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। बात यहाँ तक Yes. समझ में आती है? दिस इज व्हाई। यू गॉट इट? The tertiary do not react with alkaline iodine. एग्जैक्टली। Okay. ओके। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन वाई। Exactly, if the W is alcohol, so Y is also hydroxyl alcohol. As I told you that when the sodium reacts with the alcohol molecule, it will just take the hydrogen out. अच्छा, चूंकि एक ही molecule, if I use one molecule and one atom of sodium, C4H9ONA, the sodium will replace the hydrogen, and we'll be having the hydrogen gas. Half of the hydrogen. Why I'm saying the half of the hydrogen? The thing is that कि हमारे पास ये substance actually एक हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है और एक मॉलिक्यूल में से एच निकलता है। और एच के जब मिसाल के तौर पे दो मॉलिक्यूल्स अगर मैं अल्कोहल के यूज करूंगा, तो मेरे पास H2 गैस बन के तैयार होगी। इज इट क्लियर? Yes. ओके, सो दिस इज व्हाई आई जस्ट यूज्ड फॉर वन मोल। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर। जस्ट ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एंड राइट द इक्वेशन। सवाल ये है ना कि सर आइडोफॉर्म टेस्ट का जो मेन कंडीशन हम अल्कोहल्स में पढ़ते हैं, दैट्स बेसिकली द अल्फा कार्बन मस्ट बी हैविंग अ मिथाइल ग्रुप। तो अगर इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें, this is basically a functional group and this is the alpha carbon. Alpha carbon has three methyl groups, but it never goes to the iodoform test. Why? You know why? The thing is lack of alpha hydrogen है यहाँ पे। Here we have the lack of alpha hydrogen. अल्फा मिथाइल वाली कंडीशन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन भी मैंडेटरी है। ओके, अल्फा Can you मिथाइल के please साथ साथ explain again? I told Please you that explain in again. in the alcohols we used to say that those alcohols will go to the iodoform test which have alpha methyl group attached. This is the alpha carbon. These all, the identity of these carbons are like what? The beta carbons, huh? The carbon which is directly attached with the alpha carbon Yes. is considered as the beta carbon. The point is that if alpha carbon is attached with these three carbons, so these are the beta. If I find these carbons in the shadow of the identity of this alpha carbon, so they are considered as the alpha methyl. The particular group attached to the alpha carbon is known as the alpha. Means the hydrogen is attached is known as the alpha hydrogen. Methyl is attached, it's known as the alpha methyl. Is it clear? So it's completing the condition for the alpha methyl, but the another main condition which is left here for the tertiary alcohol is no a- alpha hydrogen is present there. Okay. This ethanol will give the iodoform test positive. Why? This alpha carbon has the alpha methyl as well it has the alpha hydrogens. Did you get my point? This Yes. alpha carbon has the alpha methyl, but it also has what? It also has the alpha hydrogens also present there. This thing will be clearing me that this substance will go for the iodoform test. And this is the final structure for the molecule we have here, which is named as Y. Okay. Okay. I guess now the question is clear.
That's all. This is the question 5 here for the paper 2. Did you get it, बच्चे? Ryan, any questions? No. सही है. So this is the main thing, बच्चे, which we need to do. देखो क्वेश्चन के अंदर we have many minor points which you need to understand and which you need to see. Okay? Yeah.